ऑलराइट सर, तो बहुत से लोग जो हैं पॉडकास्ट में एडवोकेसी करते हैं, राय देते हैं अपनी कि आपको ना शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपैरिजन करते हैं प्रॉपर्टी के साथ कि प्रॉपर्टी में अनसेफ है और शेयर मार्केट में थोड़ा जल्दी आपको अच्छा हाई रिटर्न मिल जाता है। तो ऐसा सच में है कि प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना अनसेफ है और ईजी नहीं है और शेयर मार्केट इज़ बेटर देन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट? देखिए, ये हाफ ट्रूथ है। ओके। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि शेयर आसानी से ख़रीदा जाता है। आजकल जितने भी यंग जनरेशन्स हैं जो है वो, अगर उनके पास कम अमाउंट भी है, 10,000 20,000 रुपये भी है या 500 रुपये भी है, तो भी वो शेयर बाज़ार में जो है इन्वेस्ट करके अपना जो है मेटल देख सकते हैं, अपना लक जो है ट्राई कर सकते हैं। बट आप ये कहना कि, और ज़्यादातर पॉडकास्ट में हम ये सुनते हैं जो एडवोकेसी करते हैं उसकी, कि साहब जो है शेयर्स की जो है प्राइसेस, फला एमआरएफ का शेयर जो एग्जांपल लीजिए, हमने लिया था इतने रुपए में, आज वो लाखों का है। एग्जैक्टली। फला शेयर हमने लिया जो है 20,000 रुपये का, आज देखिए ये है। या पेनी स्टॉक हमने लिया, देखिए आज वो इतने रुपए का है। तो आप इस बात को समझिए, मैं आप एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि प्रॉपर्टी भी जो है वो कोई एक वाइट गोल्ड है जो है, वो भी आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर से कहीं कम नहीं है। लोग कहेंगे, इसमें कई कमेंट आएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि मान लीजिए, फ़र्ज़ करिए आपने कोई भी एक जगह चूज़ कर लीजिए, से टेक एन एग्जांपल ऑफ नोएडा। ओके। आपने 1995 में कोई अथॉरिटी का प्लॉट लिया था नोएडा में, वो अमूमन मान लीजिए 200 मीटर का प्लॉट था। वो आपको मिल गया करीब उस समय पे 1.5 पौने 2 लाख रुपए में मिल गया। ओके। क्या आप जानते 200 मीटर का अथॉरिटी का प्लॉट आज क्या वैल्यू लगता है? आज उसकी वैल्यू 6.5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए वैल्यू है। तो अब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कह लीजिए या कंपाउंडेबल ग्रोथ कह लीजिए या जो मर्जी ग्रोथ आप कह लीजिए, ये नहीं, बात ठीक नहीं है कि रियल स्टेट में इतना पैसा नहीं बढ़ता है। अगर रियल स्टेट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तो आपका पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। पहली बात तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में क्विक इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ नहीं होता कि साहब आज खरीदा कल बेचा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगता है इनफैक्ट। तो हमेशा जब भी आप रियल स्टेट प्रॉपर्टी खरीदे, ये बैक ऑफ द माइंड खरीदिए कि मैं एटलीस्ट 5-10 साल जो है इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तभी आप उसका मैक्सिमम यील्ड जो है निकाल सकते हैं। ऑलराइट। दूसरा, भाई छोटे शेयर्स भी होते हैं, कम पैसे की भी होते हैं, पर प्रॉपर्टी एक वैल्यू रखता है और वो हमेशा से रखता है। यानी वो मुश्किल था आज से 20 साल 30 साल पहले भी खरीदना, और आज भी मुश्किल है, क्योंकि वो सब्सटैंशियल अमाउंट आपको वन टाइम देना पड़ता है, चाहे वो लोन से लीजिए चाहे कैसे भी दीजिए, पर पूरी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। और इसका एक एडवांटेज एज कम्पेयर टू शेयर्स ये है कि शेयर्स आपके पास पैसे की ज़रूरत पड़ी, कोई अकस्मात ज़रूरत आन पड़ी, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हुए, आप तुरंत शेयर को बेच देते हैं। बट आप प्रॉपर्टी देखिए जो है, आप एकदम से उसको नहीं बेचना चाहेंगे और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहेंगे जब तक आपकी कोई भी एक्सीजेंसीज ना हो या फिर आपको उसको री इन्वेस्ट ना करना हो। तो ये जो है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके चलते हैं, और ये एक अलग तरीका कॉन्फिडेंस देता है रियल स्टेट। और ये कहना कि जी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते नहीं है, शेयर्स के रेट ज़्यादा बढ़ते हैं या शेयर्स ऑल टाइम गुड है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी भी वाइट गोल्ड है। आपको जो है एक डाइवर्सिफाई जो है अपना पोर्टफोलियो रखना चाहिए, कुछ शेयर्स रखने चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ और जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और कुछ एफडीज, और कुछ पैसा जो है रियल स्टेट में रखना चाहिए। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट जो है तब भी एक गोल्ड था और आज भी जो है एक प्रूवन गोल्ड है। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करके आप कभी भी जो है पछताएंगे नहीं, खासकर लैंड में। अगर आपने लैंड में इन्वेस्टेड है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आप हिंदुस्तान में कहीं लैंड लीजिए, आप ये देख के जाएंगे कि आप उसका अप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा हुआ है, समटाइम्स बेटर देन शेयर्स हुआ है। शेयर्स में लॉस के परसेंट भी है, रियल स्टेट में बहुत ही कम ऐसे लैंड है जिसमें आपको 10 साल 20 साल में कोई ग्रोथ नहीं मिली है, सब्सटेंशियल कम ग्रोथ मिली, काफ़ी ग्रोथ उसमें मिलती है। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है एज कम्पेयर टू शेयर, जो मेरा मानना है। सो आजकल प्रॉपर्टी में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, यही नहीं पता होता कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें नहीं करें, कैसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट हमारे पुराने पॉडकास्ट में 2 एपिसोड सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर थे, तो आज भी ये पॉडकास्ट हमारा प्रॉपर्टी को लेकर ही है, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा और ये डेडिकेटेड है प्रॉपर्टी फ्रॉड्स को लेके। और आज हमारे साथ फिर से एडवोकेट अतुल कुमार सिंह प्रेजेंट है हमारे स्टूडियो में, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, स्पेशली प्रॉपर्टी के फ्रॉड्स को लेके। तो सर, जैसे कि अगर मुझे लैंड लेना है तो मैं उसमें ऐसे कैसे चेक कर सकती हूँ कि अगर आगे चल के मुझे उस लैंड को सेल करना हुआ तो उसके प्राइस श्योरिटी से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में उसको सेल कर पाऊंगी, इनिशियल स्टेज पे ही कैसे चेक कर सकती हूँ, कैसे जान सकती हूँ? देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लैंड लेंगे,
ओके उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन और उतना ज़्यादा आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जैसे कि पैसे में कहा जाता है कि एफडी कराइए, ये वाइट गोल्ड है, ये कभी आपको नुकसान नहीं देगा, ऑलराइट वैसे ही रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी अगर है, लैंड अगर है रेरा रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड डेवलपर रेरा के थ्रू अगर बेचा जा रहा है, या फिर सबसे अच्छा अगर वो अथॉरिटी की लैंड है, तो आप उसको ले लीजिए। आपका रेट साल दर साल बढ़ना है और आप कभी भी उसको जो है बेच के जो है आप अपना पैसा जो है ले सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अथॉरिटी के लैंड का है, कैसे चेक करें, कैसे उसको पता करें? देखिए, हर एक जगह पे, चाहे आजकल तो जो है वो सरकार की स्कीम निकल रही है कि अर्बनाइजेशन करें, जो है वो शहरी विकासीकरण करें, तो उसमें सरकार जो है टाइम टू टाइम हर एक डिस्ट्रिक्ट में लेवल पे ही जी एक अथॉरिटी बना के और उसके अथॉरिटी के लैंड जो है वो लैंड पार्सल जो है सेल ऑफ करती है, उसको जो है बाय वर्च्यू ऑफ आप कहें कि उसकी नीलामी बोली निकाली जाती है, या फिर जो है लॉटरी सिस्टम होता है। तो आप कोई भी आम नागरिक जो है लॉटरी में पार्टिसिपेट करे, जी 10% अमूमन उसका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, ओके और उसके बाद जो है वो आप उसको उसमें भर ले। अगर आपका वो निकल गया तो आपकी दो सेफ्टी है, पहले तो निकलते ही उसका लैंड कुछ एप्रिशिएट हो जाएगा, और जैसी सरकार उसको डेवलप करके पोजीशन देगी उस स्टेज तक आपका काफ़ी जो है पैसा आपका जो है वो आ जाएगा, यानी उसकी एप्रिसिएशन कॉस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। अब आप एग्जांपल लीजिए, अभी स्कीम निकली थी जो है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, या रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम निकली थी, या फिर आप देखें जो है झांसी में निकली थी, या फिर जो है कानपुर में निकली थी, और कई अदर डिस्ट्रिक्ट्स में निकलती रहती है, और यमुना प्राधिकरण की निकली थी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की निकली थी। तो यहाँ पे अगर आप जो है भरते हैं प्लॉट और आपका लॉटरी सिस्टम होता है, कई बार आता है कई बार नहीं भी आता है, पर अगर आपका आ गया और आपके लेडी लक ने साथ दिया, तो वो प्रॉपर्टीज दी बेस्ट प्रॉपर्टीज जो है। और अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो है रेरा रजिस्टर्ड है और वो उसके थ्रू प्रॉपर्टी अगर दे रहे हैं, तो ये सेफेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसमें एप्रिसिएशन जो देखा गया, इंडेक्स ऑफ एप्रिसिएशन जो है हमेशा ज़्यादा रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रॉपर्टी। और लोकल डेवलपर से भी अगर लें तो भी उसका किसी एक रिनॉल्ड लॉयर से, किसी एक अच्छे लॉयर से जो है उसका ड्यू डिलीजेंस करा लें, कि उसके जो है पुरानी टाइटल डीड्स देख लें, टाइटल सर्च कर लें, उसकी चेन देख लें प्रॉपर्टी की, उसका नेचर देख लें, डूब क्षेत्र में तो नहीं आ रहा है, वो जो है कहीं और अथॉरिटी की स्कीम के अंदर तो नहीं आ रहा है, या फिर जो है मैंडेटरी जो है वो नोटिफाइड एरिया तो नहीं है कि सरकार उसको जो है ले सकती है डेवलपमेंट के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ें। अपनी ड्यू डिलीजेंस किसी लॉयर के धारा 4 तो नहीं लगी हुई, उस पर नोटिफाइड एरिया तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से सही है वो प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा उसको लेना मुश्किल होता है क्योंकि उसकी ड्यू डिलीजेंस थोड़ी मुश्किल होती है, बट येस आप उसको खरीद सकते हैं। वो आपकी जो है प्रॉपर्टी कभी भी आपकी वाइट गोल्ड है, कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो आप चेक करने को कह रहे हैं वो हमें एक लॉयर की हेल्प से ही एक हमें किसी पता अच्छे लॉयर से जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, जी जो इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम देखता है, और जो वहाँ का लोकल लॉयर है। अब नोएडा के लॉयर से आप कहेंगे कि फरीदाबाद की प्रॉपर्टी देख लीजिए, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होगा उनके लिए। पर जो वहाँ का लोकल लॉस से जो है वो है, और उसके पास लोकल न्यूज़ भी होती है कि ये यहाँ पे अथॉरिटी आने वाली है, या एक्विजिशन में जाने वाला है, कंपलसरी एक्विजिशन में आने वाला है, तो वो आपको एक अच्छी सजेशन देंगे, और उनके सजेशन के बेस पे अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो कभी भी आप मार नहीं खाएंगे। ऑलराइट। और जैसे कि एक अथॉरिटी प्लॉट आता है, लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो कैसे इन्वेस्ट किया जाए अथॉरिटी प्लॉट्स में सेफली? देखिए, 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं इनफैक्ट। सबसे पहले तो आप उसको रीसेल में ले सकते हैं। अगर ऑलराइट आप चेक कर लें कि ऑलरेडी रजिस्ट्री हो चुकी है उनके नाम पे, यानी ओरिजिनल लॉटी के नाम पे, तो वो आपके नाम पे रजिस्ट्री करने का हकदार है। और ओके अगर उसके नाम पे रजिस्ट्री नहीं है, एक कहावत है, यू कैन नॉट एबल टू ट्रांसफर अ बेटर टाइटल व्हाट यू हैव, राइट। ऑलराइट तो आप जो है पहले ये चेक करिए कि वही जो है उसका टाइटल होल्डर है, यानी वही उसका रियल मालिक है कि नहीं है। अगर रजिस्ट्री उनके नाम पे सबसे पहले अगर देख लीजिए, अगर है तो आप उनसे रीसेल में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये तो पहला तरीका हुआ। ठीक है दूसरा तरीका, सरकार जो है टाइम टू टाइम जो है वो लॉटरी सिस्टम निकालती है। मान लीजिए 1000 प्लॉट है, उसमें जो है 10,000 लोग आवेदक होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं, और उसमें जो है वो लॉटरी के थ्रू जो है वो बड़ा अच्छा ट्रांसपेरेंट आजकल तरीका है। यूट्यूब पे भी जो है वो ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट होता है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका लॉटरी सिस्टम में नाम आया है कि नहीं आया है। और ओके कोशिश करिए, एक मैं आपको टिप्स दे देता हूँ आपके व्यूअर्स को, कि कोशिश करिए जो कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे रामपुर हो गया, झांसी हो गया, फिर भी चांसेस है आगरा हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ पे जो है अथॉरिटी के प्लॉट्स बड़े, वो उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं
और क्योंकि शहरी विकासकरण हो रहा है और सरकार की स्कीम भी है यूपी गवर्नमेंट की, तो उस केस में जो है उसका एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी का ज़्यादा होगा। अब इसको कंपेयर करिए आप यमुना अथॉरिटी के प्लॉट से। यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स में 200 प्लॉट्स आते हैं और आवेदक होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं उसमें 2 लाख, तो चांस ऑफ आपका बड़ा मार्जिनल सा रहा। तो लोग कहते हैं हमने जी लॉटरी में पार्टिसिपेट भी करा था और हमें प्लॉट्स नहीं आए। भाई आप ऐसे हॉटकेक पे मत पार्टिसिपेट करिए ना, आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में करिए। प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हर जगह होता है। तो ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा, सरकार जो है टाइम टू टाइम बिडिंग निकालती है, एक तरीके से टेंडर निकालती है, एक तरीके से आप उसमें बिड कर सकते हैं और हायर जो बिडर होगा वो जो है वो प्रॉपर्टी उसको दी जाएगी। ऑनलाइन बिडिंग चलती है उसकी प्रॉपर्टी की, और ऑक्शन परचेजिंग कहते हैं उसको। और ऑक्शन जो निकालने के बाद जो है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, हाईएस्ट वन बिडर बनिए, तो भी प्रॉपर्टी जो आपको दी जा सकती है। ये 3 तरीके हैं जिसमें सबके सबसे कॉमन है रीसेल में। बाकी और 2 तरीके भी हैं, इससे आपको अथॉरिटी का प्लॉट जो है मिल सकता है, और अथॉरिटी का प्लॉट इज ऑलवेज बिन बेटर देन एनी अदर लोकल बिल्डर प्लॉट। तो वो आप इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अथॉरिटी प्लॉट इज गुड, राइट। सो अभी आपने जो थर्ड तरीका बताया भी था बिडिंग वाला, तो ये कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी लाइक कि लोगों को कि पता चल जाए कि अभी बिडिंग हो रही है? देखिए, सरकार ना टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करती है। और आपको प्रॉपर्टी डीलर से भी संपर्क में रहना पड़ेगा। और आप कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे अगर नोएडा के आसपास बताए, दिल्ली एनसीआर के पास बताएं, तो झांसी है एक पास में, और आपका जो है मथुरा है, वृंदावन है, मुरादाबाद है, कानपुर है, और आपका रामपुर डेवलपमेंट एरिया है। कई ऐसे अथॉरिटीज़ के हैं एरिया, हापुड़ है, कई ऐसे अथॉरिटीज़ के एरिया हैं जिसमें जो है वो सरकार टाइम टू टाइम अपनी स्कीम हर 3 महीने 4 महीने में आती रहती है। तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, ड्यू डिलीजेंस अपना करते रहिए, और अथॉरिटी को एक बार देख के लिए हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार जो है देख लें कि कौन सी स्कीम आने वाली है। तो उससे जो है आपको पता चल जाएगा कि ये स्कीम आ रही है। बस उसमें आप अर्नेस्ट मनी दें, सिंपल सा फॉर्म भरें, और आप वन ऑफ द एप्लीकेंट्स बन जाएंगे, लॉटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट हो जाएगा, और हाई अमाउंट ऑफ चांसेस होगा कि आपका जो है उसमें आ जाए। बड़ा ही फेयर, बड़ा ही ट्रांसपेरेंट। पहले तो लोगों ने कई एलिगेशंस लगाई आज से 5 साल 10 साल पहले कि लॉटरी सिस्टम फेयर नहीं होता था। हाँ। अब सरकार ने जो है इसको बड़ा फेयर कर दिया है। छोटे बच्चों से जो है इसको पर्ची चिट्स निकलवाते हैं, और इसका लाइव स्ट्रीमिंग होती है, बड़ा अच्छे से रोटेट करके जो है चिट्स को निकाला जाता है। तो चांस ऑफ फ्रॉड या फोर्जरी जो है बहुत कम हो गई है। कम हो गया। तो आप जो है उसमें पार्टिसिपेट करके, और कई हमारे जानकार हैं, कई हमारे क्लाइंट्स हैं जिनका प्लॉट निकला भी है, दे वर ऑल दी जेन्युइन बायर्स, प्रोस्पेक्टिव बायर्स। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके जो है उसको ले सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे भी आपने 3 तरीके बताए हैं और थर्ड को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो अब ये अथॉरिटी प्लॉट्स जो होते हैं इनका फ्यूचर में कुछ अच्छा स्कोप दिख रहा है आपको? हमेशा प्रॉपर्टी जो है अगर अथॉरिटी की देखी जाए, वो वहीं पे निकलती है जहाँ पे हॉट केक एरिया होता है। ओके। यानी कि वो हॉट केक, यानी कि आप ये समझिए कि वो बहुत ही मौके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अथॉरिटी जो है पूरा सीवर लाइन देगी आपको जो है, मतलब स्टिल मौके की प्रॉपर्टीज। आई वांट एग्जांपल, जैसे कोई ऐसी लोकेलिटी है कोई, जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि सेक्टर 18 जो है यमुना में, वो सबसे पहले डेवलप करा गया, ठीक है। ऑलराइट। और उसमें सेक्टर 18-20 में जो है वो आपकी जो है प्रॉपर्टी के जो ऑक्शंस हैं, या आप कहिए कि प्रॉपर्टी के जो है वो बिडिंग है, वो जो है सबसे पहले सरकार ने जो है चालू करी। ओके। तो वो बहुत ही, अब आप उसकी क्वालिटी समझ लीजिए कि वो जो रोड्स होती हैं वो 12 मीटर की एटलीस्ट रोड्स होती हैं, काफ़ी चौड़ी रोड होती हैं, कई जगह 18 मीटर 24 मीटर भी होती है, कई जगह जो है वो सारी की सारी सीवर लाइंस होती हैं, अपना अदर सरकार की फैसिलिटी जैसे स्ट्रीट लाइट्स, रोड डेवलपमेंट, और भी कई सारी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कई भी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो सरकार जो है फैसिलिटीज़ देती है। और टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करती रहती है, और पूरा हमेशा उसकी अकाउंटेबिलिटी रहती है। तो इसीलिए जो है ये सबसे प्राइम प्रॉपर्टीज़ मानी जाती है। इनफैक्ट आप नोएडा देखिए, पूरा नोएडा ही ऐसे बसा हुआ है। ये लॉटरी सिस्टम निकली, लोगों ने भरा, उसको आवेदन करा, और उसके बाद उनका निकल गया, अलॉटी बने। वो कई बार वो जो है प्रॉपर्टी ने हैंड्स भी चेंज करे, कई जगह पे जो है दोबारा रजिस्ट्रीज भी हुई हैं। तो आज देखें आप, जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है, कोई भी आप किसी भी सेक्टर की प्रॉपर्टी आप ये नहीं कह सकते कि ये यूजलेस है, यहाँ का रेट नहीं बढ़ा। आज के समय में नोएडा में लोगों को पता नहीं होगा, एवरेज अगर रेट लगाया जाए तो 2 लाख रुपए मीटर से लेके 5 लाख 6 लाख रुपए मीटर तक रेट है प्राइम प्रॉपर्टीज़ का। तो आप अगर उसका एप्रिसिएशन देखेंगे,
वही वो प्रॉपर्टी आज से मान के चले 1995 में या 1990s में वो प्रॉपर्टी 1.5 लाख 2 लाख रुपए में पूरी प्रॉपर्टी, यहाँ आप बात हो रही 2 लाख रुपए मीटर की, और वो पूरी प्रॉपर्टी उस समय 1.5 लाख 2 लाख रुपए की 3 लाख रुपए की मिला करती थी जी। तो आप नंबर ऑफ एप्रिसिएशन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी तो वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रॉपर्टी। ओके, इसीलिए उसको हमेशा जो है हॉट केक प्रॉपर्टी माना जाता है, उसको प्राइम प्रॉपर्टी माना जाता है। और हर लोगों का आजकल का रेट सुन के तो ऐसा लगता है अब इसे सपना हो गया आम आदमी का कि वहाँ पे लैंड लेके मकान बनाए, खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। इवन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है तभी। हाँ, क्योंकि वो रीच से जो है वो बाहर हो गया है। और मेरा एक सरकार को सजेशन भी है कि सरकार जो भी अब हाउसिंग स्कीम्स निकाल रही है या फिर जो है वो हाई राइज सोसाइटी के प्लॉट्स निकाल रही है, वो सारे ऑक्शन बिडिंग इतनी महंगी कर दे रही है कि वो आम पब्लिक के रीच से बाहर है। उसको ले कौन रहा है? बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े ठेकेदार ले रहे हैं। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी बता देता हूँ। M3M हो गया, शोभा बिल्डर्स हो गए, कई बड़े गोदरेज बिल्डर्स हो गए, सारे नामी बड़े बिल्डर्स जो हैं उनका प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसको फिर प्रीमियम प्राइसेस में जो है उसको बेच रहे हैं, जो कि आम आदमी 4 करोड़ का फ्लैट, 10 करोड़ का फ्लैट, 14 करोड़ का फ्लैट, 20 करोड़ तक का फ्लैट्स जो है नोएडा में आजकल जो है वो ग्रेटर नोएडा में नोएडा एक्सटेंशन में बिकना चालू हो गया है। तो वो आम पब्लिक की रीच से बाहर है। पहले क्या होता था, सरकार जो है टाइम टू टाइम ऐसी स्कीम्स लेके आती थी जिसमें कि आम पब्लिक भी अपना घर का सपना देख सकता था। इनफैक्ट श्रमिक कुंज जैसे एक आपने नाम सुना होगा, जिसमें कि श्रमिक यानी लेबरर्स रह सके, ऐसे आवासीय योजनास भी आई हैं। उसके बाद जो है वो लेस इनकम वाले जनता फ्लैट्स, उसके बाद लोअर इनकम ग्रेड फ्लैट्स, उसके बाद जो हायर HIG फ्लैट्स, ऐसे कई फ्लैट्स जो है, या कई छोटे प्लॉट 60 मीटर के, 70 मीटर के, 80 मीटर के, 100 मीटर के प्लॉट जो है वो सरकार लेके आई, जो कि अब सरकार ने लाना स्कीम जो है बहुत ही कम कर दिया है। तो मेरा आपके पॉडकास्ट से ये सरकार को ये एक हम्बल सजेशन है कि आप बेचें, बहुत अच्छी बात है, प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ बेचें, बहुत अच्छे बिडिंग पे बेचें, हाई उस पर प्राइसिंग कमाएं, बट आप कुछ ऐसा एरिया भी डेवलप करें, चाहे थोड़ा सा दूर क्यों ना हो, ताकि आम पब्लिक के जो है जन सेवा हो सके, जनता को जो है वो मिल सके, ताकि आम पब्लिक भी तो कहीं रहेगी। अब हो क्या रहा है, आम पब्लिक को जो है वो कहाँ रहना पड़ रहा है? कच्ची कॉलोनियों में, बस्तियों में, झुग्गियों में रहना पड़ रहा है। जबकि ये दिस इज नॉट ए बेंचमार्क टू ए सिविल सोसाइटी। एक तरफ तो हम कह रहे हैं साहब हम 4th लार्जेस्ट GDP इकोनॉमी हो गए हैं, हम जो है टक्कर दे रहे हैं किसको? चाइना को। 3rd लार्जेस्ट हो गए हैं हम, अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। और दूसरी जगह आप देखें कि आपके जो है हाउसिंग डेवलपमेंट जो है या अर्बन डेवलपमेंट में जो लोगों के पास रहने के लिए जो है घर तक नहीं है। पहले जो है 3,000-4,000 रुपये स्क्वायर फीट जो है वो रेट का फ्लैट बनाते थे। आजकल बिल्डर भी सारे जो है इंटरेस्टेड हैं 10,000, 15,000, 20,000 रुपये स्क्वायर फीट, यानी 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए के फ्लैट। तो आम पब्लिक भी तो कहीं रहेगी। यानी ये स्कीम जो थी बेसिकली ये थी आम लोगों के लिए, लेकिन ये अब वापस बिल्डर्स के हाथ में आ गई है और वही गेम वापस से कहावत है ना, बिग फिश विल ईट द स्मॉल वन। तो वही हो रहा है। बड़े सत्ताधारी, बड़े बिल्डर्स जो है वो जगह सारी खरीद के प्रीमियम अच्छा बिक उनकी भी नहीं रही है। अब आप इसके अंदर भी एक स्कैम समझें कि जिसने बड़े बिल्डर ने खरीदा और आप देखते हैं रातों रात उसका प्रोजेक्ट जो है बिक जा रहा है, अल्टीमेटली वो एंड यूजर नहीं ले रहा है। एंड यूजर ऐसे हिंदुस्तान में काफ़ी कम लोग हैं, या दिल्ली NCR में ऐसे काफ़ी कम लोग हैं जो 7 करोड़ 8 करोड़ का फ्लैट लेंगे या बहुत प्रीमियम सोसाइटी में लेना चाहेंगे। भाई वो बिगर फ्लैट इमेजिन करेंगे या लेना चाहेंगे एज कम्पेयर टू प्रीमियम सोसाइटी। पर अब आप देखिए कोई भी बिल्डर हो, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो जो है वो प्रीमियम सोसाइटी के नाम पे जो है फ्लैट्स निकालते हैं और उनका फ्लैट जो है कितने दिन में, हफ्ते 2 हफ्ते महीने में जो है सोल्ड आउट हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो सोल्ड आउट एंड यूजर्स के ऊपर नहीं हो रहा है, वो अगेन इन्वेस्टर उसमें घुस रहे हैं। कोई रिच क्लास या कोई अपर क्लास जो है वो उसको रिच क्लास कह लें, अपर क्लास कह लें, या फिर रियल जो एजेंट्स जो हैं या आप फाइनेंसर्स कह सकते हैं, वो उन प्रॉपर्टी में केवल बुकिंग करा लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ग्राहक ढूंढना वो चालू करते हैं कि ऐसा कोई अप्रिशिएटेड प्राइस में इस प्रॉपर्टी को बेचते हैं। और उनकी और बिल्डर की ऑलरेडी जो है वो कनायंस होता है, साठगांठ होती है, जिसमें कि क्या करते हैं वो, जिसमें कि बिल्डर से ऑलरेडी कंडीशन लेके रखते हैं कि साहब हम फर्स्ट ट्रांसफ़र जो है फ्री आपसे चाहेंगे। उसमें बिल्डर दे भी देता है, क्योंकि एक बार में उनका प्रोजेक्ट एक तो सोल्ड आउट दिखता है, दूसरा वन टाइम इमीडिएट मनी आ जाता है, तीसरा जो है अब उसकी हेडेक है फाइनेंसर की, वो बाज़ार में कैसे फ्लोट कर रहा है।
ओके। तो ये आजकल स्कीम चल रही है, एंड यूज़र नहीं ले रहा है उसको, और एंड यूज़र जो ले रहा है वो बहुत ही तादाद कम है, इसीलिए जो है वो अल्टीमेटली जो है एक बबल क्रिएटेड है, जो कि कई जगह पे फट भी रहा है वो बबल। तो ये आजकल नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है ये प्रैक्टिस। तो यानी कि अगर इस पूरी बात को सम अप करके हम एक साइकिल में, एक लाइन में अगर हम बताएं, तो कैसे बताएंगे कि पहले तो सरकार फ्लैट्स निकाल रही है, प्लॉट्स निकाल रही है, और फिर अगर आप इसको सम अप करना चाहें तो सरकार को ये सजेशन है कि आप अर्बन जब डेवलपमेंट का सपना देखते हैं तो उसके साथ मिडिल इनकम ग्रेड आदमी को या लोअर इनकम ग्रेड आदमी को साथ लेके चलें। दूसरा ये है कि अगर आप फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आप ये देखें कि रियलिटी में आपको फ्लैट बेचा जा रहा है या एस्केलेटेड प्राइस पे केवल सपना दिखा के बेचा जा रहा है। एक्चुअल में उसकी प्राइस, फ्लैट की कीमत क्या है और क्या आप उसकी रियलिस्टिक वैल्यू रियलाइज भी कर पाएंगे। 12 लाख का फ्लैट, 12 करोड़ का फ्लैट, 20 करोड़ का फ्लैट आप लेके जो है क्या उसको आप एंजॉय कर पाएंगे, और कल को आप उसको में नहीं रहना हुआ तो क्या आप ऐसा टीनेंट भी ढूंढ पाएंगे क्या जो आपको 6 लाख 7 लाख रुपए महीना रेंटल दे। तो ये बड़ा वाइज डिसीजन होना चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले काफ़ी ड्यू डिलीजेंस कर लेना चाहिए लोगों को। ऑलराइट। और जैसे आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो या फिर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा केस लॉ, कोई ऐसा आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस जो बहुत बड़ा स्कैम था प्रॉपर्टी का, या फिर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का फ्रॉड था? देखिए, ऐसे टाइम टू टाइम स्कैम्स तो काफ़ी इंट्रोड्यूस हुए। जैसे कि एक स्कैम था सबवेंशन प्लान स्कीम। सबवेंशन प्लान स्कीम में बता देता हूँ, इट वाज कॉमनली नोन एज 595 प्लान, या फिर जो है वो नो EMI टिल पोजेशन प्लान, जिसमें कि बिल्डर ने कहा कि आप साहब केवल 5% या 10% जमा कर दें और उसके बाद आपको पोजेशन के बाद ही आपकी EMI चालू होगी, बाकी की EMI नहीं, प्री EMI यानी केवल इंटरेस्ट पोर्शन उस लोन का वो बिल्डर भरेगा। ओके। एक्चुअल में हुआ क्या, बिल्डर ने विदाउट लुकिंग फॉरवर्ड द नंबर ऑफ डेवलपमेंट इन द प्रोजेक्ट, बैंकर्स ने जो है वो पैसा दे दिया अपफ्रंट सारा बिल्डर को, जबकि उसकी स्कीम की RBI की गाइडलाइंस थी कि आप अपफ्रंट पैसा नहीं देंगे बिल्डर को, आप जो है टाइम टू टाइम जो है पेमेंट डिसबर्स करेंगे लुकिंग फॉरवर्ड दी डेवलपमेंट इन दी प्रोजेक्ट। और हुआ क्या कि बैंकर्स ने जो है वो मिलके एक नेक्सस बना लिया बिल्डर के साथ, और अप फ्रंट सारा पैसा जो है बिल्डर के हाथ में आ गया। अब आप ये हिंदुस्तान की जो है टेंडेंसी जानती ही है कि 100% अगर पैसा दे दिया किसी आदमी को तो लथार्जी हो जाता है काम करने में। बिल्कुल। तो वही हुआ, पैसा पेमेंट 100% पहुंच गई। उसके बाद यहाँ का पैसा रूट होकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जाने लग गया। कई बिल्डर्स, आप मैं नाम नहीं लूँगा, दर्शक कमेंट में बताएंगे, कई बिल्डर्स जो है वो जेल भी गए इस चक्कर में। उन्होंने रूटिंग ऑफ मनी चालू कर दिया फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अदर प्रोजेक्ट्स। ना पहले वाला प्रोजेक्ट बन पाया ना दूसरा प्रोजेक्ट बन पाया, अल्टीमेटली केवल जो है इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग खड़ा हुआ और उसके बाद कंप्लीशन जो है वो नहीं हो पाया। तो ऐसे सबवेंशन प्लान स्कीम है या प्रोफाइल फंडिंग है। प्रोफाइल फंडिंग में क्या था, वो पैसा भी जो 5% 10% इनिशियल जमा होना था वो भी बिल्डर ने अपनी जेब से निकाल के खाते में उसके जमा करके अपने नाम पे चेक कटवा लिया। तो वो अल्टीमेटली बायर का तो 0 पैसा गया, पर उसकी लाइबिलिटी लोन की 90% 95% उस प्रोजेक्ट के उसके कंधे पे आ गई। और साल 2 साल जो है पैसा दिया, पैसा देने के बाद जो है वो उसके बाद बैंक को पैसा वापस नहीं गया। बैंक ने फिर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी अगेंस्ट होम बायर, और उसके चेक्स जो है ले जाके दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, वेस्ट बंगाल जो है वो चेक डिसऑनर करा। उसको अननेसेसरी बेसिकली हरासमेंट हुई। तो ऐसे प्रोफाइल फंडिंग के केसेस जो है बहुत आए, जिसमें कि उनकी केवल प्रोफाइल यूज़ करके करोड़ों रुपए जो है लोन ले लिया गया बिल्डर के थ्रू जो है। तो ऐसे कई सारे स्कीम्स आए, और आप ये समझे वाइट कॉलर क्राइम्स आए। एक इसमें एक और बड़ा कॉमन आया, मल्टीपल सेल ऑफ यूनिट। मतलब मॉल एक, दुकान एक, खरीदार उसके 10, बेच दिया 10। यानी आप ये समझें कि फ्लैट एक है और उसको बेच दिया जो है एक ही फ्लैट 10 आदमियों को, और 10 के लोन कराते, 10 के बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाती है, और 10 को जो है सपना दिखा दिया कि आपको पोजीशन देंगे, फ्लैट नंबर 1 ही, मतलब उसके 10 मालिक बना दिए। तो ऐसे मल्टीपल सेल ऑफ यूनिट करा। और अब तो रेरा आने से बड़ा रेगुलराइजेशन हो गया है, बड़ा ही अच्छा हो गया है, बट उससे पहले जो है बहुत सी स्कीम्स ऐसी चली थी जो कि जिनका इंटेंशन और पर्पस था होम बायर का पैसा चूसना। इंडिया खुद एक ऐसी कंट्री है, मैंने एक केस सुना था जिसमें ऐसा बोला गया था कि ताजमहल को ही किसी ने सेल आउट कर दिया। मैं इसी से रिलेटेड एक आपको एक और केस बताता हूँ। हाँ। उसे कहते थे मिशन आज़ादी। ओके। इसमें क्या था, फ़ोन कॉल करते थे डिफरेंट एजेंट्स
होम बायर्स को कि साहब आपका ये हमें पता है आपका ये फ्लैट जो है वो स्टॉल्ड पड़ा हुआ है, इस पे कई सालों से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिल्डर ने जो है उसको बिल्कुल ही जो है कोई भाग गया है, उस पर काम नहीं हो रहा, हम एक काम करते हैं, इसका पैसा हमारी बात हो गई है, इसका पैसा जो है हम एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है। ओके। और अब एक फर्ज एग्जांपल से लीजिए, फ्लैट था 50 लाख का, आपने उसमें 40 लाख रुपए ऑलरेडी दिए हुए थे, 40 लाख रुपए आपके डूब गए थे क्योंकि वो कभी प्रोजेक्ट बन नहीं रहा था, ना बनने की कोई उम्मीद थी। तो उन्होंने कहा कि हम आगे रेडी टू मूव इन जो है फ्लैट आपको दिला देते हैं, जिसकी एक्चुअल कीमत मान लीजिए 1 करोड़ थी, उसको ऑलरेडी एस्केलेटेड प्राइसेस पे ये बताया गया, मान लीजिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए कीमत बताई गई, और ये कहा गया कि 40 लाख जो उस स्टॉल्ड प्रोजेक्ट में पैसा वो वहां से हम यहाँ ले आएंगे, और आप इसको 1 करोड़ 25 लाख रुपए का यहाँ खरीद लीजिए। और तो भी क्लाइंट कहता था ठीक है जी, मैं 40 लाख रुपए तो कम से कम मेरे बच रहे हैं, मरता क्या ना करता। तो उन्होंने कह दिया ठीक है आप कराइए इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले कहते थे कि आप बुकिंग कराइए इसकी, यानी 10% इस फ्लैट कर दीजिए। 12.5 लाख रुपए जो है उन्होंने उस समय ले लिए बुकिंग के नाम पे। फिर कह दिया, लेटर दे दिया, हाँ जी आपका 40 लाख रुपया कन्फर्म, बाकी पेमेंट आप करा दीजिए। जब बाकी पेमेंट करा दी और 40 लाख रुपए जो है वहाँ से आने की बात है, तो उसने बिल्डर एजेंट ने हाथ खड़े कर दिए, साहब अब तो वहाँ से आ नहीं पा रहा है, अब आप काम करिए, अपने 40 लाख रुपए जो है और भरिए। तो अल्टीमेटली स्टॉल्ड प्रोजेक्ट का पैसा रेडी टू मूव इन में जाना था, स्टॉल्ड का स्टॉल्ड खड़ा है, 40 का 40 वहीं खड़ा है, एक फ्लैट की लाइबिलिटी और आपके सर पर डाल दी, अब आप इसको भी जो है पे करिए। अगर आपके पास मीन्स एंड मेजर्स नहीं है तो वही अलॉटमेंट कैंसिल करके जो है पैसा फोरफिट करने की धमकी देता है। इस स्कीम को कहते थे, इस वाइट कॉलर क्राइम को कहते हैं मिशन आज़ादी, कि स्टॉल्ड का पैसा जो है रियल स्टेट में लगा रहे हैं, रियल स्टेट डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बना हुआ, अल्टीमेटली 2 फ्लैट खरीद के दे दिए, दिया एक भी नहीं। तो ऐसे स्कीम्स भी जो है आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ चले हैं, जो कि जो है बहुत जी शर्मनाक स्कीम है। यानी कि व्यूअर्स को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते भी है तो आप जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर आप प्रॉपर्टी एरिया हो, वहाँ पे आपको फ्रॉड मिलेगा ही मिलेगा। सो सर, एक और क्वेश्चन है, हमारे लास्ट एपिसोड में जब आप हमारे साथ थे तो आपने डूब क्षेत्र के बारे में बताया था, आपने डूब क्षेत्र को एक्सप्लेन भी किया था। तो अब अगर किसी ने डूब क्षेत्र में इन्वेस्ट करा है या कर चुके हैं या करना भी है, तो क्या तरीका है और क्या कर सकते हैं? देखिए, मान लीजिए इन्वेस्ट कर चुके हैं और डूब क्षेत्र में आप प्रॉपर्टी फंस चुके हैं। पहले तो मैं एक समराइज कर देता हूँ क्विकली कि डूब क्षेत्र क्या होता है। ये रिवर बेड एरिया होता है जहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदा बिल्कुल सेफ़ नहीं है। इनफैक्ट ये सिंचाई विभाग की ज़मीन होती है और इसमें जो है वो इसका जो टाइटल होता है वो सरकार के पास होता है, सिंचाई विभाग की ज़मीन होती है। और आप अगर कोई भी मैप निकाल के देखें, जैसे कि डेवलपमेंट मैप 2030 निकाल के देखें नोएडा का या ग्रेटर नोएडा का, तो उसमें जो है इस प्रॉपर्टीज़ को जो है वो मतलब रिवर बेड डेवलपमेंट एरिया के नाम पे जो है नोटिफाइड है। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, हमने पहले भी बताया हुआ था। पर अगर क्वेश्चन ये है कि अगर आप खरीद ही लिया है, उसमें फंसी गए, तो उससे निकले कैसे? जी देखिए, आप जिस भी बिल्डर ने आपके अगेंस्ट ये बेचा हुआ है उसके अगेंस्ट आप एक कंप्लेंट कर सकते हैं पुलिस में, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि साहब मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरे साथ चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसचीफ और जॉइंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, और मुझे ही नहीं मेरे और भी अदर मेरे जैसे इनोसेंट होम बायर्स को ड्यूप करा गया है। हमें बिना बताए कि ये डूब क्षेत्र है, रिवर बेड एरिया है, हमसे पूरा पैसा ले लिएगा, और जब हम मौके पे गए तो हमें पता चला साहब ये डूब क्षेत्र है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से अलाउ नहीं है, और हम कंस्ट्रक्शन कर भी रहे हैं तो सरकार जो उसको तोड़ के चली जा रही है, अथॉरिटी। तो एक ये केस आप कर सकते हैं। दूसरा, आप रिकवरी सूट फाइल करके जो है अपना पैसा रिकवरी करने का कोर्ट में जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी का कोई टाइटल नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कुछ नहीं है, हमारा पैसा जो है रिकवरी कराया जा सके। तो ये दो रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, जिसको आप अवेल करके अगर आप फंस गए डूब क्षेत्र में, क्योंकि आज नहीं कल ये प्रॉपर्टी आपको दुख देगी, और आपने अगर इसको फर्दर ट्रांसफ़र करा है तो जो जिसको ट्रांसफ़र करा है वो आपके ऊपर जो है कहीं ना कहीं केस फाइल करेगा। और हमने कई देखा है, कई अथॉरिटी की ड्राइव आप ट्विटर देखिए भरा रहता है, चाहे वो यमुना अथॉरिटी का देख लें या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का देख लें या और भी फरीदाबाद अथॉरिटी का देख लें, तो डूब क्षेत्र में जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अच्छा सरकार भी बड़ी समझदार है इसमें, मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, वो तब तो कुछ नहीं कहती जब आप कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं, जैसे ही कंस्ट्रक्शन करके आप 1 फ्लोर का लेंटर डालते हैं तब तोड़ने आते हैं। मतलब वो इंतज़ार करते हैं कि बेचारा वो फंसा तो है डूब क्षेत्र में प्रॉपर्टी लेके, और कितना ही ख़राब है कि उसको समझा के और उसको मना करने की जगह
ये इंतजार करते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन कर ले, एक फ्लोर डाल ले अपना लेंटर, यानी सब्सटेंशियल अमाउंट 10-20 लाख रुपए खर्च कर ले और उसके बाद तोड़ना जाते हैं जी। तो यानी एक तो उसको डबल मार पड़ी, एक तो उसने डूब क्षेत्रीय प्रॉपर्टी ली, उसका पैसा गया, दूसरा उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी गई, जो कि बड़ा गलत है। भाई सरकार को टाइम टू टाइम ये, और उस जगह पे नोटिफाइड करके, उस जगह पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा के, बड़ा सा जो है वो बैनर लगा के लिखना जरूरी है सरकार को कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ना लें, यहाँ प्रॉपर्टी लेन देन रिस्की है। पर उसके बाद भी जो है सरकार उसको देखती रहती है। रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, भाई रजिस्ट्री सरकार की अनुमति से तो हो रही है, और अगर रजिस्ट्री हो रही है तो आप उसमें उसी टाइम क्यों नहीं रोक लगाते हैं जब पैम्पलेट लेके लोकल बिल्डर्स जो है खड़े रहते हैं उनके ब्रोच, तभी आप उसको रोकिए वहाँ पे। नहीं, वहाँ आप चलने देते हैं। सरकार, हुआ क्या, सरकार को मिल गया 7% स्टैम्प ड्यूटी, बिल्डर को, लोकल डेवलपर को मिल गया उसका पैसा, फंसा होम बायर, उसका स्टैम्प पेपर भी गया, उसका जो है वो लैंड भी गया, और उसका 10-20 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन भी गया। ओके। तो मार, आप सारी चोट, सारी मार जो, और उसकी फिर कोई सुनवाई भी नहीं है, तो सारी चोट जो है आप होम बायर को ही देंगे। और आप इसमें ये देखिए, बड़ा देख के बड़ी करुणा लगती है कि इसमें ज्यादातर कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं फंसते हैं। इसमें छोटे कारीगर, छोटे काम करने वाले श्रमिक लोग या गरीब तबके के लोग जो है इसमें फंसते हैं। और इस स्कीम में, क्योंकि उनको जानकारी होती नहीं डूब क्षेत्र क्या है जी, यहाँ लेना है नहीं लेना, वो किसी लॉयर के पास नहीं पहुंच पाते, लॉयर को फीस नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग जो है फंसाए जाते हैं। और इनको तीनों तरफ से मार मारती लगती है। अथॉरिटी को 7%, भाई आप डूब क्षेत्र में प्रॉपर्टी ली और उससे गलती हो गई तो आप उसका स्टैम्प पेपर का पैसा वापस करिए, क्यों नहीं करते हैं आप? आप तो अपना स्टैम्प पेपर पूरा ले लिए, रजिस्ट्री हो गई साहब, इधर पैसा चला गया डेवलपर को, और इधर जो है वो कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर पा रहा है, कंस्ट्रक्शन करके भी आप उसको डिमोलिश करते हैं। तो ये बड़ा ही गलत प्रैक्टिस है जो है, ये देश का डेवलपमेंट ऐसे प्रैक्टिसेस रोक रहे हैं, और ऐसे की तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। सर, आजकल जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उनका बहुत फ्रॉड हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। पहले, अब मैं एक ट्रेंड बताता हूँ, आज से 20 साल से ये ट्रेंड बना हुआ है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में जो रेंटल यील्ड है वो बहुत अच्छा है, बट ये हाफ ट्रुथ है। इसके पीछे का डार्क सच्चाई आपको कोई नहीं बताता है। इसके पीछे डार्क सच्चाई ये है कि अब आप कंपेयर करिए एक रेजिडेंशियल प्लॉट से या फ्लैट से। 1 करोड़ का फ्लैट लिया आपने, रेंटल वैल्यू क्या आएगी उसकी? 20,000-25,000 रुपये। पर आपने 1 करोड़ का कमर्शियल शॉप लिया, उसकी रेंटल वैल्यू क्या आएगी? 70,000-80,000 रुपये। बट इसका डार्क साइड कोई नहीं बताता। अब आप ग्रेटर नोएडा में जाइए, नोएडा एक्सटेंशन में जाइए, नोएडा में जाइए, कई ऐसे मॉल्स हैं जो खाली पड़े हैं। इनफैक्ट मौके की दुकानें, फ्रंट फेसिंग दुकानें जो हैं खाली पड़ी हुई हैं। और आपको ये जब भी कोई डेवलपर बेचता है तो ये कभी नहीं बताता है कि फ्रंट फेसिंग जो दुकानें दिख रही हैं मौके की, उसका तो अच्छा रेंटल यील्ड है, वो तो वो अपने पास रिटेन कर लेते हैं, बड़े लीज कर देते हैं बड़े कॉर्पोरेट को या किसी बड़े रिटेल स्पेस को, ब्रांड को। पर वो देते क्या है? सेकंड फ्लोर पे चले जाइए आप, बैक साइड, थर्ड फ्लोर पे बैक साइड चले जाइए, सेकंड फ्लोर पे फॉर फ्रंट साइड है, वो शॉप्स अवेलेबल कराते हैं फॉर कॉमन पीपल। Nobody wants to go to that place। और आप हर जगह देखेंगे वो सारी शॉप्स जो है वो खाली पड़ी हैं, या फिर उनमें छोटे मोटे जो है कोई मतलब कोई कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, उस पर रेंटल यील्ड कुछ नहीं आता है। अब आप लोग, दर्शक बताएंगे कमेंट में, एक ऐसा मॉल है नोएडा एक्सटेंशन में जो कि बेचा गया ये कह के कि जी आपको करोड़पति बना देगा, रातों रात जो है वो कर देगा, बट उसकी फ्रंट फेसियाई दुकानें भी खाली हैं। आप अंदर की छोटी दुकानें, कोने की तो प्रॉपर्टी भूल जाइए, वो फ्रंट की दुकानें भी खाली है, वो पूरा का पूरा मॉल फ्लॉप हो गया है। तो हुआ वो, उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों हुआ। बिल्डर को बड़ा आसान लगा 10 बाई 10 का शॉप्स, वो बेसिकली क्यूबिकल्स था, वो बेचने के लिए, क्योंकि उनको इकट्ठा 27 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए आ गया। इसी को बड़ा स्पेस बेचते तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का बिकता, वो बड़ा मुश्किल होता बेचना, उसके प्रोस्पेक्टिव बायर्स मिलते नहीं मिलते। और अब जब लोगों ने खरीद लिया है तो उसमें कोई वो डेवलप नहीं कर रहा, कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा, कोई भी रेंटल नहीं चढ़ा रहा। और आप ये सोचिए 10 बाई 10 के रिटेल स्पेस में कौन सा रिटेल आउटलेट खोलेंगे आप? भाई काउंटर रखेंगे, डिस्प्ले रखेंगे, आपको खुद भी बैठना है, उसके बाद जो है आपको वॉक इन भी कराना है क्लाइंट्स को। 10 बाई 10 में, 10 बाई 10 में तो एक पान की दुकान खुलेगी, और कितने पान की दुकान खोलेंगे साहब आप? तो एक मेरा सजेशन ये है, जो लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं, अब भाई उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, पर वो लोग इकट्ठा होके एक ग्रुप बनाएं
और वो एक तरीके की शॉप्स लगाएं, जैसे कि नेहरू प्लेस में कंप्यूटर की शॉप्स है, पालिका में कपड़ों की शॉप्स है, शूज की शॉप, एक तरीके का पूरा मार्केट का ट्रेंड अगर वो बना लें तो यही तरीका है उसको चलाने का। अदरवाइज वो फ्लॉप शो था और उसमें 100% प्रॉपर्टीज जो बिकी हुई है और एक बहुत ही कम प्रॉपर्टीज जो है चल रही हैं। तो ऐसे कमर्शियल स्पेसेस लेके आप पहले विजनरी बनिए कि आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, क्या उसका स्कोप है, क्या उसके एडजेसेंट ऐसी प्रॉपर्टीज चल रही हैं, क्या वहाँ फुटफॉल है, क्या वो रेंटल यील्ड ले पा रहे हैं। तो ऐसे ब्लाइंडली कभी भी कमर्शियल स्पेस में नहीं करिए। और कमर्शियल स्पेस जितना लुक्रेटिव लगता है उतना ही जो है वो उसकी डार्क रियलिटी भी है। केवल अगर आप डेटा निकाल के देखते हो 20% ही कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो है कामयाब है, बाकी 80% जो है वो फेल हो गई हैं। और मॉल आजकल जब से ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड चला है, मॉल्स भी फेल हो रहे हैं, बड़े बड़े मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस फेल हो रहे हैं। अब इसमें बिल्डर स्कैम भी करते हैं कुछ, जैसे कि वर्चुअल स्पेस आपने सुना होगा कि वर्चुअल स्पेस जो है वो कहते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंटल देते हैं। लॉ या रेरा इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है वर्चुअल स्पेस को। तो आपने अगर लिया है तो अपने रिस्क पे लीजिए, कल को उसको बेचने जाएंगे तो क्या दिखाएंगे कि साहब ये इतना बड़ा एरिया है, इसमें 10 स्क्वायर फीट मेरा है, 50 स्क्वायर फीट मेरा है। क्या वर्चुअल स्पेस यानी छोटा एरिया? मैं वर्चुअल स्पेस बता देता हूँ। मान लीजिए आपका ये पूरा रूम है या फिर 10,000 स्क्वायर फीट का पूरा एक एरिया है, जिसमें ये कह दिया जाता है विदाउट डिमार्केशन कि इसमें 100 स्क्वायर फीट आपका है। अच्छा। तो ना ही आप कभी वो डिमार्केटेड लैंड है, वो कहते हैं जिसमें कोई बड़ा रिटेल आएगा तो उसी के प्रोपोर्शन में आपको रेंटल यील्ड हो जाएगी, और वो सारा का सारा उसको चढ़ाना रेंट पे और सारी उससे रिलेटेड जो है बिल्डर अपने हाथ में कंट्रोल रखता है। तो अल्टीमेटली आपको कभी टाइटल नहीं मिला अल्टीमेटली। और ना ही आप उसको फ्यूचर में बेच सकते हैं, क्योंकि आप मुझे बेचने जाएंगे तो मैं पूछूंगा ना दिखाइए जी क्या स्पेस है, क्या लॉकेबल है। फायदा क्या हुआ? मतलब हमने खरीद लिया उसे, बस उसको ये लालच दिया कि साहब आपको मंथली जो है 40 लाख का ले रहे हैं, आपको 30,000 रुपये महीना रेंटल मिलेगा, जो कि कभी नहीं मिलता। शुरू में दिया, एक बबल क्रिएट करा। जैसे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स देखते हैं कि शुरू में लोग आए, उनको पैसा दे दिया और उसके बाद जैसे वो पैसा बड़ा हो गया, पैसा यानी बढ़ने लग गया, लाइबिलिटी ज़्यादा बनी, आपने देना उसको छोड़ दिया। सेम ऐसे ही है, रेंटल कुछ दिन तक दिया, जब तक माल मैक्सिमम बिका नहीं, माल बिक गया तो आपने वाइंड अप करके उसको पैसा देना छोड़ दिया। तो वर्चुअल स्पेस ना ले रहा रिकॉग्नाइज करता है, ना ही इसमें जो है लेना चाहिए। दूसरी स्कीम है जो है वो बायबैक स्कीम्स बिल्डर ने चला रखी है कि साहब आप आज प्रॉपर्टी ले लीजिए, हम आपको ये प्रॉपर्टी आगे अच्छे रेट पे बिकवा देंगे और आपको जो भी इसका प्रॉफिट होगा दे देंगे। ना ही वो बिकती है, और बिकती है तो बिल्डर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगाता है, उसको बिकने नहीं देता और आगे चल के ट्रांसफ़र चार्जेस लेता है, और ट्रांसफ़र बहुत ऐसा पैसा ले लेता है, यानी प्रॉफिट ज़्यादातर कोशिश करता है अपने पास ही रखे। वो बायबैक स्कीम भी जो है सारी फेल हो गई और रेरा भी इसको रिकॉग्नाइज बहुत कम करता है। ऐसी 50-50 पेमेंट प्लान है। लॉ ये कहता है कि आप अपफ्रंट 10% ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते, पहले आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करिए। इन्होंने क्या करा, 50% अभी ले लिया, 50% पोजीशन कब होगा कब नहीं होगा देखा जाएगा। उसके बाद OCCC आपने रिसीव करी नहीं करी, और आप 50% पैसा विदाउट एंटरिंग इनटू अ बिल्डर बायर एग्रीमेंट आप ले लेते हो। और उसके बाद जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने की बात आती है तो उसके भी टर्म्स आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैनिपुलेट कर देते हैं, बताते हैं 2026 में पोजीशन देंगे, एक्चुअल लिख के देते हैं 2030 पोजीशन। तो ऐसी स्कीम्स जो है वो बड़ा ड्यू डिलीजेंस के साथ प्रॉपर्टी लीजिए, खासकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज, क्योंकि जितना भी फ्रॉड हो रहा है उसमें आज के समय में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ 80% 90% आर फ्रॉड बीइंग कमिटेड अंडर अ रियल स्टेट प्रोजेक्ट, दैट टू डीलिंग इन दी कमर्शियल प्रॉपर्टीज ओनली। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी को उन्होंने नस पकड़ ली कि साहब कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छी होती है, और इस ट्रेंड को सपने दिखा दिखा के जो है बेचा जा रहा है, ये गलत है। तो अभी जब हम बात कर रहे थे अभी पीछे, तो आपने कोई PVR का कुछ सेलिंग कुछ ऐसा कुछ बताया था कि PVR की सीट सेल होती है, ऐसा कुछ आपने बताया जी। आजकल तो अब आप कमर्शियल वर्चुअल स्पेस तो छोड़ दीजिए, आजकल तो बिल्डर कई, मैं नाम नहीं लेने चाहूँगा, इस तक रुक गए हैं कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की PVRs मल्टीप्लेक्स की जो है वो सीट तक बेच रहे हैं कि साहब साल का इसका जितना भी रेवेन्यू होगा वो हम आपको देंगे उसे। तो आप ये देखिए, अब आप मुझे बेचने जाएं PVR की सीट कि साहब आप मेरा ये खरीद लीजिए, मुझे बड़ी पैसे की ज़रूरत है, क्या मैं खरीदूंगा? और कौन सी सीट है, वो सीट है नहीं है, लगी नहीं लगी, चढ़ी नहीं चढ़ी, इसका कौन हिसाब रखेगा? तो ऐसी स्कीम से जो है बचना चाहिए। अपना विवेक, अपना विजडम, अपने नॉलेज है ही फ्रॉड, 100% फ्रॉड है ये। ओके, मतलब ये बनाई स्कीम हो ही नहीं सकता कि आप एक सीट खरीद लो और आपको रेवेन्यू आए उससे, ऐसा बना ही नहीं जा सकता। ऐसे आप अच्छा सरकार के पास क्या कह जाएंगे, क्या रजिस्ट्री कराएंगे, किस क्या चीज़ है जी, दिखाइए नक्शा क्या है, इसका अथॉराइज है नहीं है, क्या कहेंगे आप सरकार को, साहब मैं सीट रजिस्ट्री कराना आया हूँ, आप समझ रहे हैं? और फिर उसका कौन मॉनिटरिंग करेगा कि सीट चढ़ी नहीं चढ़ी आपकी,
बिल्डर ने तो हिसाब बना के आपको आपसे ले लिया 20 लाख रुपए और हिसाब बना के साल का दे दिया कि आपके 12,000 रुपए हुए, तो क्या आप साल के 12,000 रुपए कमाने के लिए आप 20 लाख रुपए लगा रहे हैं? और लोग जेन्युइनली, और जो लोग खरीद रहे हैं, सबसे बड़ी बात, लोग खरीद रहे हैं। और आपके माध्यम से बताता हूँ, पढ़े लिखे आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और प्रोफेशंस, अच्छे अच्छे लोग, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फ्रॉड में फंस रहे हैं। मतलब ये वो गरीब लोग नहीं है जो कम पढ़े लिखे हैं, ये आईटी प्रोफेशनल्स फंस रहे हैं। तो पीपल शुड अप्लाई देयर माइंड बिफोर टेकिंग दी प्रॉपर्टी, कि वेदर दैट प्रॉपर्टी इज रियलिस्टिक प्रॉपर्टी और नॉट, इट इज रियलाइजेबल वैल्यू। एक बात अगर आप समझ ले और लोग अगर इसको मान लेना, तो आप कभी प्रॉपर्टी में धोखा नहीं खा सकते। इस चीज को याद रखें, प्रॉपर्टी इज प्रोक्योर्ड एंड परचेज्ड फॉर द एजेस टू रियलाइज एंड फॉर द जनरेशंस टू यूज। एग्जैक्टली, आप ये समझे, आप एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं। पहले खरीदते थे, एक कहावती बाप बनाए पोता बरते या दादा बनाए पोता बरते। इसका मतलब ये हो गया द प्रॉपर्टी वाज क्रिएटेड फॉर द जनरेशंस टू एंजॉय एंड रिवाइव, लेगेसी चलती है। आज क्या प्रॉपर्टी, शॉर्ट टाइम, 4 साल रहे जी, फ्लैट खाली, आगे बिक गया। बिल्कुल, प्रॉपर्टी बने हुए 10 साल हुई है, 10 डिफरेंट हैंड से वो जा चुकी है। और आप सोचिए, सरकार ने उस प्रॉपर्टी से ज्यादा उस पर स्टैम्प पेपर कमा लिया और आप प्रॉपर्टी वहीं की वहीं। तो लोगों को सोचना चाहिए, ये ट्रेंड चेंज करना चाहिए। अच्छी प्रॉपर्टी लें, ठीक ठाक प्रॉपर्टी लें, उसको रियल टाइम में रिटेन करें काफ़ी, तभी आप उसका मैक्सिमम यील्ड और यूटिलाइजेशन ऑफ मनी कर सकते हैं। ऑलराइट सर, तो मुझे अब विल के बारे में आप कुछ बताओ कि विल के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या देखनी होती है हमें विल को प्रूफ करने के लिए, और जितना भी विल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी आप बता दो। देखिए, जब भी लेगेसी, अभी हम बात कर रहे थे लेगेसी ट्रांसफ़र की, तो कभी भी इनहेरिटेंट राइट इन दी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र करनी हो, या आप इसको सरल भाषा में समझे, जनरेशंस में जब प्रॉपर्टी ये ट्रांसफ़र करनी हो, तो 2 इंस्ट्रूमेंट बड़े ही यूज़फुल हैं, एक गिफ्ट डीड और एक विल डीड। ओके। विल में क्या है, विल में जो है आप उसको वो एनफोर्स तभी होगी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पर्सन, यानी आपके जीते जी आपने उसका फ्रूट एंजॉय करा उस प्रॉपर्टी को, और आपके मरणोपरांत आफ्टर योर डेथ योर बेनिफिशियरी ऑफ द विल यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके। इसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जी। जैसे कि आप कोशिश करें हमेशा रजिस्टर्ड रिटन और रजिस्टर्ड विल बनाएं। जी। दूसरा, उसमें जो अटेस्टेटिंग विटनेस है वो बड़े साउंड विटनेसेस रखें, जो कि मुकरे नहीं कोर्ट में या खड़े हो गए कहें हाँ साहब इन्होंने जो है विल मेरे सामने मेरी प्रेजेंस में साइन करी थी और इनकी इंटेंशन थी कि अपने बेटे को या अपने क्लोज किन एंड किटेंस को या डीड्स को जो है वो देना चाहते थे, यानी सॉलिड विटनेस होने चाहिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है जब भी आप गिफ्ट डीड विल बनाए तो उसमें आप एक चीज़, अगर आप बहुत ओल्ड एज हैं तो एक अपनी डॉक्टरी जांच जो है, यानी किसी मेडिकल प्रोफेशनल से जो है अपनी एक मेडिकल सर्टिफाइड एक इंस्पेक्शन करा लें जी, जिसमें कि ये सर्टिफाई हो जाए दैट यू आर वेल केपेबल टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ द विल एंड यू योरसेल्फ इज राइटिंग द विल या ड्राफ्टिंग द विल या एग्जीक्यूटिंग द विल विद योर ओन फ्री विश एंड योर मेंटल स्टेटस इज सच अ वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरा, अपने लैंग्वेज में ही जो है, मान लीजिए हिंदी आप जानते हैं तो हिंदी में करिए, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में करिए, उसी लैंग्वेज में करिए और उसमें लिख दीजिए दिस विल हैज बीन रेड एंड एक्सप्लेन इट टू मी। और हो सके तो एक वीडियो भी बना के जो है आप रख दें, जो है अपने किसी रिलेटिव को दे दें कि साहब जो है ये वीडियो जो है मेरे मरणोपरांत जो है प्रोड्यूस करा, ताकि ये बताएं कि ये है। और आजकल लोग एक और कमी करते हैं, विल बनाने के बाद उसको रख देते हैं और उसके बाद मरने के बाद ही डिस्क्लोज करते हैं। आप एक विल बना रहे हैं तो एक काम और कर सकते हैं, उसको और इस्टेब्लिश करने के एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करा दें कि साहब मैं फला फला दिन पे मैं अपने हस्ताक्षर से ये विल बना के जा रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर दे जा रहा हूँ, इसका बेनिफिशियरी फला फला है फॉर दी बेटर ऑथेंटिसिटी दैट बिकम्स फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नॉन चैलेंजेबल जी। और मैं तो एक और सजेशन देता हूँ, इस भी टेक्निकलिटी में क्यों फंसते हो जी, आप थोड़ा स्टैम्प पेपर ही तो लगेगा जी, अपने जीते जी आप जो है गिफ्ट डीड करके जाइए। अब आप कहेंगे साहब जो है बच्चों को मान लीजिए जीते जी गिफ्ट कर दिया आपने प्रॉपर्टी, कल को आपकी जो है टेक केयर नहीं करे, तो आप उसमें एक कंडीशन लिखवा दीजिए। आपका सीनियर सिटीजन एक्ट या आपको एम्पावर करता है कि अगर आपने 2 तरीके गिफ्ट डीड होते हैं, एक रिवोकेबल, खंडनीय अखंडनीय, रिवोकेबल इररिवोकेबल। तो अगर आपने रिवोकेबल बनाई है गिफ्ट डीड और उसमें एक कंडीशन स्पेसिफिकली डाली है कि साहब मैं आज तो गिफ्ट कर रहा हूँ बट विद अ प्री कंडीशन कि मेरे जब तक मैं जीऊंगा तब तक मेरा बेटा बहू या जो भी पुत्र पुत्री हैं वो मेरी सेवा करेंगे, अगर मेरी सेवा नहीं करते हैं या उसमें चूक जाते हैं तो मेरे पास ये राइट होगा इस प्रॉपर्टी को या इस गिफ्ट को रिवोक करने का।
जी। तो ये आप जो है इसमें डाल के अपने प्रॉपर्टी के लाइफ को सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो विल का झंझट, आप म्यूटेशन का झंझट आप बच सकते हैं। अपने जीते जी जो है प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ विल, और जो है वो उसका रियलाइज कर सकते हैं। व्हिच मींस कि विल से ज़्यादा बेटर है गिफ्ट डीड, विल राइट? से फार मोर बेटर है गिफ्ट डीड। आपने जो है वो कंडीशनल गिफ्ट डीड कराई, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक रैपिड फायर में करना चाहती हूँ, जिसमें हमें ये बताना है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। जी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन नोएडा और गुड़गांव? नोएडा। एंड फरीदाबाद और नोएडा? नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा? ग्रेटर नोएडा। ऑलराइट, ग्रेटर नोएडा और यमुना? ग्रेटर नोएडा। ओके, सो इसमें नोएडा एक्सटेंशन भी कवर होता है? ग्रेटर नोएडा जब हम बोलते हैं तो हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन भी इसमें इंक्लूड करके बात करते हैं। ओके, और फ्लैट्स और लैंड? एट एनी टाइम लैंड। कमर्शियल स्पेस और लैंड? लैंड। लोकल लैंड और अथॉरिटी लैंड? एट एनी टाइम अथॉरिटी लैंड इज बेटर देन लोकल लैंड। ऑलराइट, एंड अथॉरिटी लैंड और फार्म लैंड? वेल इट डिपेंड्स। अगर वो अच्छी जगह पे है और वहाँ पे कोई डेवलपमेंट कोई चीज़ आने वाली है तो फार्म लैंड कुड बी गेम चेंजर फॉर यू एज कम्पेयर टू दी अथॉरिटी लैंड, बट इट डिपेंड्स, इट कम्स विद सर्टेन कंडीशन, बट स्टिल आई विल गो विद द अथॉरिटी लैंड। ऑलराइट, सो द लास्ट क्वेश्चन सर, आप स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे जिन बच्चों को प्रॉपर्टी एडवोकेट बनना है, जिसको प्रॉपर्टी का लॉयर बनना है, जिनको इंटरेस्ट है, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इंटरेस्ट तो एक अलग चीज़ है, बट आप ये भी समझे जब आप लिटिगेशन में आते हैं तो आप बेगर्स आर नॉट चूजर्स की सिचुएशन में होते हैं, बिल्कुल। जिसमें कि आप चूज नहीं करते हैं। आपका जो करियर है वो उस फील्ड में डिराइव होता है जिससे रिलेटेड आपके पास धीरे धीरे केसेस आने लगते हैं, या जो आपका बैकग्राउंड होता है उससे रिलेटेड। बिल्कुल। तो मैं तो अपना पर्सनली करूँ तो मैं आई वांटेड टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर, बट ठीक है, प्रॉपर्टी भी वन ऑफ द कॉर्पोरेट लिटिगेशन में ही आती है, बट फिर भी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो चूज़ करने को उस समय नहीं होता, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके केस आने चाहिए। बिल्कुल। आपने तैयारी तो करी है कॉर्पोरेट लॉ की और आपके केसेस आ रहे हैं पहले फैमिली डिस्प्यूट्स के, तो आप उसको इनिशियल स्टेज ऑफ प्रैक्टिस में मना नहीं कर सकते जी। पर जो भी प्रॉपर्टी के फील्ड में आना चाहते हैं उनको बता दूं इसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है, बट फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, ये मैं कहना चाहूँगा। फ्यूचर और इस लिटिगेशन जो है वेल पेइंग भी है, पर यू हैव ए विद अ बिगर मनी देयर कम्स अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, राइट? तो ये प्रॉपर्टी लॉ जो है इट इज़ नॉट अ वेरी इजी कप ऑफ केक, यू विल नॉट गेट चेरी ऑन द केक, बट येस इफ यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड, a brick by brick a castle is created, and then when you look to the castle after the down 10 years or so it would be a very beautiful castle, I must say. वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। सो आई होप आपको हमारे पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी फ्रॉड को लेके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।